नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केओरा। स्वागत आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। नए साल का वर्ष 2023 का पहला टॉक शो बहुत विशेष होता है और ये विशेष कार्यक्रम एक विशेष व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए, विशेष विद्वान के साथ ही होना चाहिए। इससे पहले कि मैं उनका परिचय कराऊं, हालांकि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सबको हमारे मेहमानों की ओर से भी नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी दर्शक अपने पथ पर अग्रसर रहें, उन्हें जीवन में बढ़ने के नए अवसर मिलें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, घर में उनके सुख और समृद्धि आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपना कार्यक्रम इस वर्ष का पहला टॉक शो स्टार्ट करते हैं हमारे विद्वान मित्र धनंजय कुमार जी के साथ। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका। हमारी ओर से आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी मित्रगणों को, सबको, जो भी आपके सामाजिक जो एरिया है, डोमेन है, उसमें आपके जो मित्रगण हैं, सबको हमारी ओर से नए वर्ष की मंगल कामनाएं। ईश्वर आपके और आपके पूरे परिवार को सुख और समृद्धि दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। ये मंगल कामनाएं धनंजय कुमार जी हमारी ओर से आपके लिए। मेरी तरफ से भी आपको, परिवार को और आपके जो दर्शक हैं, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और नया साल अद्भुत हो, ये उपलब्धिजनक हो, उपलब्धि हो और स्वस्थ रहे सब लोग, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी जरूरत है आज जीवन में। तो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बिल्कुल। और वर्ष नए अवसर भी लेके आए। चुनौतियां तो रहेंगी और हमेशा जीवन में रहती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने की जो सक्षमता है वो भी ईश्वर हम सबको प्रदान करे। बात करेंगे आज पहले टॉक शो में वर्ष के 2024 की रणभेरी की, जो नीतीश कुमार ने कल बजा दी। बहुत सारी बातें राहुल ने भी अपने इंटरव्यू में कही, जो कि उनके वर्ष का आखिरी इंटरव्यू था, और उन्होंने भी काफी अटैक किया मोदी जी पर और आरएसएस के ऊपर। और ट्रोल आर्मी थी जो बीजेपी आरएसएस की, वो एकदम से उन पर टूट पड़ी। वो जैसे जैसे उनके ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, राहुल का कद भी बढ़ता चला जा रहा है और शायद इसी बात का उनको डर है। लेकिन कल नीतीश बाबू ने आ, बहुत बड़ा आक्रमण किया साल के अंतिम दिन में, और उनका आक्रमण आरएसएस के ऊपर भी रहा कि उनका कोई योगदान नहीं रहा भारत के आजादी के संग्राम के अंदर। साथ में उन्होंने वो भी याद दिलाया कि मोदी जी नए भारत के नए राष्ट्रपिता हैं, जो फडणवीस साहब की पत्नी ने कहा था। और ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, ये दूसरी तीसरी बार ये शब्द उन्होंने दोहराए हैं। इसके अलावा राहुल के ऊपर भी जो उन्होंने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जो निकल कर आ रही है विपक्षी एकता के क्षेत्र में, वो शायद बहुत सारे चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए। धनंजय कुमार जी, नीतीश बाबू और बिहार, बिहार से भारत की यात्रा है, ये कुछ नए संकेत हैं। और बिहार को आपसे बेहतर कौन जान सकता है कुमार साहब। वो तो आपके हाथ की उंगलियों की तरह है, या एक क्या कहा जाए कि आ, हाथ की जो रेखाएं होती है उसकी तरह आप बिहार को पहचानते हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक उसका तहसील, एक एक नेता, एक एक राजनीति, सारे समीकरण। आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा, सवाल कोई नहीं है, क्या नीतीश बाबू रणभेरी बजाने में बिल्कुल अब तैयार बैठे हैं? 2024 की तैयारियां प्रारंभ हो गई है महाभारत की। जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि सबके पूरे देश में ये है कि 2024 में क्या होगा, चाहे वो नेता हो या जनता हो, जिनको भी थोड़ी बहुत राजनीति से रुचि है, वो 2024 का देख रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। क्या वापस मोदी आएंगे या मोदी की सत्ता जाएगी, ये सवाल सबके मन में है। तो बिहार में जो है नीतीश कुमार जी ने जो कहा है या जो कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जी की पृष्ठभूमि जो है वो आरएसएस वाली तो कभी रही नहीं। ठीक है, उन्होंने बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाई, वो वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि जो है, उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेसी थे। जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया है कल भी कि उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम को नज़दीक से देखे हुए हैं और कांग्रेसी रहे, ये तो पता है सबको। तो कांग्रेसी बैकग्राउंड से आए नीतीश कुमार, लेकिन जब राजनीति उन्होंने करनी शुरू की तो वो जेपी से जुड़े।
और जेपी यानी समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवाद, लोहियावादी। तो जो इनकी पृष्ठभूमि है वो समाजवादी पृष्ठभूमि है, और चूंकि समाजवादियों का बड़ा रोल रहा एंटी कांग्रेस मूवमेंट में, और बीजेपी वहीं से उभर करके आई। और ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी आज जहां पहुंची है उसको उभारने में समाजवादियों का बड़ा रोल है ना। मैं कहूं कि संघ का रोल तो अपनी जगह है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पे स्थापित कराने में संघ से ज्यादा रोल जो है वो समाजवादियों का है। कि उन्होंने जो एक अछूत की तरह थे राष्ट्र में संघ के लोग, तो चाहे गांधी की हत्या की बात हो या मुसलमानों के प्रति एक नफरत की बात हो या हिंदू राष्ट्र कॉम्युनल राजनीति को लेकर के हो, संघ को वो स्थान नहीं था समाज में। लेकिन समाजवादियों ने वो स्थान दिलाया, चाहे वो लोहिया हो, उनके बाद जयप्रकाश नारायण हो, थे जॉर्ज फर्नांडिस हो, और फिर नीतीश कुमार हो। तो इन सबका रोल रहा। संघ की जो राजनीतिक पार्टी रही, जनसंघ उस समय, या अभी बीजेपी है, तो बीजेपी को स्थापित करने में मैं कहूंगा समाजवादियों का बड़ा रोल रहा। लेकिन अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि वो सबको निपटा देने में लगी है। समाजवादी जो है वो कभी सांप्रदायिक नहीं रहे। ठीक है, आरएसएस के साथ उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने में उनका साथ लिया, लेकिन समाजवादियों का इतिहास जो रहा है वो सांप्रदायिक कम से कम नहीं रहे। उन्होंने सामाजिक न्याय को बहुत मजबूती से पकड़ा। ये जात पात की जो बात करते हैं, धर्म की जो बात करते हैं, इससे दूर सबका साथ सबका विकास, भले मोदी जी का नारा है, लेकिन समाजवादियों का यह नारा रहा कि सबको साथ लेकर के चलना होगा। चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। भारत में जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं। जो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव जो है समाजवादियों पे है, चाहे जेपी तो गांधी के अनन्य भक्त थे, लोहिया भी थे, भले अलग हो गए लोग। तो नीतीश कुमार भी अगर एक तरह से कहिए कि गांधीवादी है, वो समाजवादी है और गांधीवादी है, और देश के संविधान को वो बड़ी जो है गंभीरता से मानते हैं। और पिछले समझ लीजिए कि 17 साल से अगर बिहार की राजनीति में वो बीजेपी को साथ लेकर के सत्ता में हैं, बावजूद उन्होंने जो देश में 2014 के बाद बीजेपी ने जो जहर घोला है, देश के सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ा है, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव को जो खराब किया है, नीतीश कुमार ने लगातार उसको रोके रखने का काम किया। मैं तो ये कहूँ आगे बढ़ करके दिनेश भाई, कि अगर नीतीश कुमार का उभार बिहार में नहीं होता तो बीजेपी बिहार में सत्ता में होती अपने दम पर। क्यों होती? इसकी वजह ये समझिए कि जब 1 to 1 हो जाता, यानी आरजेडी वर्सेस जब बीजेपी होता, तो तय मानिए कि बीजेपी सरकार बना लेती। जैसे आज दिल्ली में मतलब केंद्र में सरकार है बीजेपी की, वैसी सरकार बिहार में होती। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ही है जिनकी वजह से बीजेपी इतनी ताकतवर बिहार में नहीं हुई। कई लोग मानते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार की वजह से ताकतवर हुई, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को रोक रखा हुआ। जैसे लालू प्रसाद यादव ने अगर रथ रोका, तो रथ रोकने से क्या आया कि ये हिंदू विरोधी छवि बनी आरजेडी की, मुस्लिम परस्त छवि है आरजेडी की कहिए तो, क्योंकि उनका गठजोड़ भी माना जाता है मुस्लिम यादव गठजोड़। तो वैसी स्थिति में जो बीजेपी का जो बीजेपी के साथ जो वोट गए, वो हिंदू, आज जो पूरे राष्ट्र में जो हिंदू 40% या 50% वोट जो है बीजेपी को मिलता है, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो कांग्रेस की भी दुर्भाग्य से ये छवि बन गई कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी। जी। तो ये जो है, ये जो माहौल है, इसको नीतीश कुमार ने एक अलग करने की कोशिश की है। और राजद भी जो है समझिए वो एक जो है जाति समर्थित पार्टी है, कि यादवों का बहुल है उसमें। लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की पार्टी वो नहीं है, उसमें समग्र है। बिहार में जितनी जातियों के लोग हैं वो सब शामिल है, जितने धर्म के लोग हैं सब शामिल है। किसी जाति से परहेज नीतीश कुमार की पार्टी को या नीतीश कुमार को नहीं है, किसी धर्म से उनको परहेज नहीं है, और सबके साथ उन्होंने हमेशा समभाव रखा। जैसा कि आप दिनेश भाई आपने देखा होगा कि आरजेडी का यानी लालू प्रसाद यादव जी का जो काल रहा, जो राजनीतिक जो मुख्यमंत्री रहे वो, या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहे, उस दौर में यादवों का वहां वर्चस्व रहा बिहार में, और बाकी दूसरी जातियां जो है एकदम एक दब करके चली। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में कोयरी या कुर्मी, जो उनके कोर वोटर माने जाते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कुर्मी और कोयरी केवल उनके वोटर हैं, लेकिन फिर भी चूंकि जाति का प्रभाव तो रहता है, भले राजनेता पे कम हो, लेकिन जनता में ये प्रभाव तो है कि हमारी जात का नेता है।
तो वो जो है बावजूद इसके नीतीश कुमार ने कहीं कुर्मीवाद नहीं चलाया। ये बड़ी अच्छी बात है उनके प्रशासन में। और प्रशासन में उन्होंने ये नहीं ध्यान रखा कि हमारे जात का गुंडा है तो उसको हम प्रश्रय देंगे और दूसरी जात का गुंडा है तो दबाएंगे, ऐसी बातें उन्होंने नहीं की। और कल ही मैंने एक आर्टिकल लिखा कि ये जो नीतीश अभी जो चुनाव हुई है, नगर निकाय चुनाव हुई है बिहार में दिनेश भाई, उसमें ज्यादातर महिलाएं मेयर बनी या मुख्य पार्षद जो है नगर, जहां नगर पंचायत है वहां मुख्य पार्षद की चुनी गई महिलाएं, इवन डिप्टी मेयर भी महिलाएं चुनी गई। तो महिलाओं का जो इतना ज्यादा प्रतिशत जिस जीत में दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है बिहार में महिलाओं को आगे लाने में, तो नीतीश कुमार की भूमिका है। नीतीश कुमार की भूमिका कैसे है, तो इसको इस तरह से देखें। हालांकि लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार का चूंकि जातीय आधार इतना मजबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने महिलाओं में अपना ये तलाशा है कि महिलाएं उनके जो है वोटर हो सकती है। हालांकि महिलाएं उस तरह से अभी भी वोट करने में नहीं अभी तक उतनी फ्री हो पाई है। लेकिन महिलाओं में एक बात देखिए, जब से वो सत्ता में आए हैं, वो पोशाक योजना, साइकिल योजना, जो 10वीं पास करती है फर्स्ट डिवीजन लड़कियां उसको 10,000 देने की योजना, तो ये सारी योजनाएं लेकिन लड़कियों को। उनकी धनंजय कुमार जी, उनकी जो शराब की जो योजना है, लिकर की जो योजना है, उसमें बहुत उनकी आलोचना हो रही है, वहां पे डेथ भी हो रही है। वो बूमरैंग कर रहा है उनके ऊपर, रेवेन्यू को लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक हिंदुस्तान के किसी स्टेट में अगर देखा जाए तो वो लिकर बैन करने का जो एक डिसीजन होता है वो कामयाब हो नहीं पाया है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां बैन तो है, लेकिन गुजरात में जितनी लिकर फ्लो करती है शायद भारत के किसी भी राज्य में फ्लो नहीं करती है। तो एक किस्म से बिहार में वो जो उनकी लिकर की जो पॉलिसी है वो काफी आलोचना का भी शिकार हुई है, कुमार साहब। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं दिनेश भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप जो है आपने जो शराबबंदी लागू की है उसका कोई आपके पास डेटा नहीं है कि उसका सकारात्मक असर पड़ता है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का भी उदाहरण दिया है कि तमिलनाडु में लंबे समय तक रहा था, 10-20 वर्षों तक रहा था, वहाँ शराबबंदी रही थी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। और इसलिए ये कहा कि चूंकि बहुत लोड आ गया है, ढेर सारे लोग जो है बिहार में शराब की वजह से, शराब पीने या शराब बेचने की वजह से जेलों में बंद हैं। तो केस ज्यादातर जो है बेल की वहां पे अदालतों में है, वो चाहे लोअर कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक वो लोड चला गया है कि ज्यादातर केसेज में जो है वो बेल जमानत मांगी जा रही है, शराब के मैटर चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं दे पाते हैं हमको अप्रैल तक अपने स्पष्टीकरण, तो हम एक साथ एक रूल दे देंगे, एक जजमेंट दे देंगे कि जितने भी शराब के आरोप में पकड़े गए कैदी हैं या मुजरिम है उनको रिहा कर दिया जाए। ऐसा कहा है बिहार सरकार को। और बिहार सरकार के साथ में ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि उनकी पूरी जो नीति है उस पर कठोर जो है हमला होगा, या कहिए कि उसको आघात लगेगा। लेकिन देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ, देखिए मैं शराबबंदी का मैं भी पक्ष में नहीं हूं कि भाई आप किसी के खान पान पे आप कौन होते हैं जो आप निर्णय लें कि क्या खाए क्या पिए। मैं भी इस बात का समर्थक हूं, और संविधान ने हर नागरिक को जो वयस्क है उसको यह अधिकार दे रखा है कि अपनी मर्जी से रहे, खाए पिए, जब तक किसी को परेशानी न हो। और जब कोई किसी को परेशानी क्रिएट करता है तो प्रशासनिक मसला है। समझिए कोई दारू पी करके किसी के साथ मारपीट करता है, भले अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे या पड़ोसी के साथ मारपीट करे या सड़क पे दंगा फसाद करे, वो प्रशासन का मैटर है कि प्रशासन उसको पकड़े और जो तय भारतीय दंड संहिता के तहत जो कानून है उसके तहत उसको दोषी ठहराए, जेल में बंद करवाए या सजा दिलवाए। ये प्रशासन का काम है। बिल्कुल मैं सहमत इस बात से कि शासन और प्रशासन ही सरकार की भूमिका है। सरकार की भूमिका होनी चाहिए इन्हीं दोनों में। आप व्यक्तिगत चीजों पे, इन चीजों पे क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहे, इस पे आप ना ये करें। लेकिन बिहार, देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है दिनेश भाई जो आधी आबादी अभी भी अशिक्षित है। मतलब मैं बोलूं कि वहां पे मैं कहता हूं कि 90% लोग जो हैं वो 10वीं पास नहीं है। बिहार में ये स्थिति है। ये सही है कि बहुत सारे लोग जो है बिहार में पढ़ करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, एक बड़ा वर्ग है वो भी, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो नहीं पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित है। दूसरी बात है कि ये हमारा बिहार का जो समाज है, हालांकि मैं पूरे देश के समाज को ऐसा मानता हूँ, लेकिन बिहार को मैं करीब से देखा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि हमारा बिहार जो है सामंती और पितृसत्तात्मक जो समाज होता है वो गहरे जुड़ा हुआ है उससे, है ना। कि लड़कियों के निर्णय भी जो है वो पुरुष लेते हैं, वो चाहे आईएएस ऑफिसर हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, दोनों अपनी बेटियों की शादी जो है अपनी पसंद से करना चाहते हैं आज भी। बल्कि लड़कियां पढ़ाई में बहुत आगे आई हैं,
जैसा कि नीतीश कुमार कल देखिए बोल रहे थे कि जो प्रजनन दर कम करने के लिए लोग कहते हैं कि जिनको 2 बच्चे से ज़्यादा है, ये कराएँ, वो कराएँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दें, और महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देने का असर ये हुआ कि प्रजनन दर कम हुए। लेकिन जो शराबबंदी का जो मसला है दिनेश भाई, उसमें मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने गाँव में देखा है कि पहले शराब पी करके जब खुलेआम शराब मिलती थी लाइसेंसी, तो शराब पी करके अपनी पत्नी, अपनी बेटी को तो मारते ही थे, सड़कों पे फसाद करते थे और अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अपराध कंट्रोल करना बड़ा आसान नहीं था वैसी स्थिति में। आज कम से कम है कि अपराध बहुत हद तक कंट्रोल्ड है। ठीक है, एक जो है पैरेलल समानांतर सरकार बन गई है शराब माफिया की, उसमें मैं कहता हूँ पुलिस भी शामिल है, मैं कहता हूँ उसमें नेता भी शामिल है। और सब लोगों का ये ध्यान है कि किसी तरह से ये शराबबंदी खत्म हो। जितने भी जो शराब पीने वाले लोग हैं या जो उस माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, और साथ ही जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उन सब दुर्भाग्य से उन सब एक जगह आके खड़े हो गए कि नहीं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शराबबंदी से बिहार की लड़कियों को, बिहार की महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ।